मेरा नाम कपिल कांत है। मैं फुल टाइम बेसिक एजुकेटर हेडक्वार्टर अलवर। आज हम बात करेंगे एलर्जी राइनाइटिस क्या होता है, क्या है इसके लक्षण होते हैं, कितने प्रकार से इसका निदान किया जा सकता है और कैसे बच के रहना है। एलर्जी राइनाइटिस एलर्जेंस नामक हवा में मौजूद बारीक कणों के प्रति एक एलर्जिक प्रतिक्रिया होती है। ये सभी उम्र के लोगों को हो सकती है, लेकिन ये मुख्यतः इसका जो शुरुआत है वो बचपन में वयस्क उम्र के आरंभ के दौरान होती है। करीब 20 से 30% भारतीय जनसंख्या एलर्जी राइनाइटिस से ग्रसित है, लेकिन 15% लोगों को अस्थमा हो जाता है। इसके कारण तकलीफदायक लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि छींक आना, नाक बहना, नाक जाम होना और आंखों में खुजली का होना। एलर्जी और प्रतिरोधक प्रणाली। एलर्जी किसी बाहर के तत्व के प्रति रोग प्रतिरोधक प्रणाली की एक अति प्रतिक्रिया है। जब आप परागकण या धूल एलर्जेंस के साथ संपर्क में पहली बार आते हैं तो आपकी प्रतिरोधक प्रणाली एलर्जेन के खिलाफ में खूब सारे एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। अगली बार जब आप उसी एलर्जेन के संपर्क में आते हैं तो आपके शरीर में एक एलर्जिक प्रतिक्रिया होगी, जिसके कारण छींक आना, नाक बहना और आंखों में खुजली जैसे लक्षण हो सकते हैं। एलर्जी राइनाइटिस दो प्रकार का होता है, मुख्य रूप से मौसमी एलर्जी राइनाइटिस और बारहमासी एलर्जी राइनाइटिस। मौसमी एलर्जी राइनाइटिस में आमतौर पर लक्षण विशिष्ट मौसम में दिखाई देते हैं। जब बाद में परागकण का मौसम चरम सीमा पर होता है तब एलर्जी के लक्षण अधिक गंभीर हो जाते हैं, जैसे मार्च, अप्रैल और अगस्त अक्टूबर का महीना। जब आप एलर्जन से दूर होते हैं तब लक्षणों में सुधार हो सकता है। बारहमासी एलर्जी घर के अंदर हमेशा मौजूद एलर्जन के संपर्क के कारण एलर्जन लक्षण साल भर रहते हैं। एलर्जेंस जैसे कि धूल कणों के पालतू प्राणियों के रोए, पंख, तिलचट्टों या कालीन के साथ में आपके संपर्क आधार पर लक्षण अधिक सौम्य या तीव्र हो सकते हैं। एलर्जी राइनाइटिस के उत्प्रेरक पर्यावरणीय कारक में पेड़, घास और खरपतवार के परागकण, बाहरी एलर्जेंस के अंदर धुआं, कार से निकला हुआ धुआं और औद्योगिक उत्सर्जन। घर के अंदर के कारक धूल कण, पालतू प्राणियों के रोए, काली, गंध और तिलचट्टे। अन्य उत्प्रेरक धूल, रसायन, धुआं और लेटेक्स। इसके प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार से हैं, जैसे मुंह के तालू में खुजली आना, छींक आना, खांसी, नाक में खुजली, आंखों में खुजली और लालिमा के साथ में पानी आना, नाक का बहना या बंद होना। एलर्जन से कैसे बचा जा सकता है? जब हम बाहर जाते हैं तो हमें साफ मास्क पहनना चाहिए, धुआं और सुगंध से बचना चाहिए, हमारी नाक को सिलाइन से साफ करना चाहिए। जब परागकण का समय आता है तो हमें खिड़की और दरवाजे बंद रखने चाहिए। मौखिक दवा को उपयोग करके हम इसका निदान कर सकते हैं। नेजल स्प्रे और इम्यूनोथेरेपी, ये 3 टाइप की हैं। मौखिक दवाइयों में लेप्टोट्राइन रिसेप्टर एग्नोस्टिक में एलर्जेंस के कारण में होने वाली सूजन को रोकने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। एंटीहिस्टामाइन्स में छींक, खुजली और नाक के लिए किया जाता है। नेजल स्प्रे का उपयोग नाक बहना कम करने के लिए उपयोग में ली जाती है। नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड सूजन और फैलाव को कम करने के लिए की जाती है। डिकंजेस्टेंट बंद नाक से अल्पकालिक राहत के लिए दी जाती है। इम्यूनोथेरेपी एलर्जी सोर्स, एलर्जी के लंबे समय के लिए इलाज के लिए उपयोग में ली जाने वाली प्रणाली है। इन उपयोगों का हम पालन करके अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। जैसे आसान योगासनों का नियमित अभ्यास करना चाहिए, जैसे गहरा श्वसन, शवासन और जलनेती आदि। व्यायाम के लिए सही समय और सही स्थान का होना जरूरी होता है। अपनी दवाई नियमित रूप से लेना अति आवश्यक है। जांचों के लिए अपनी स्थिति जानकारी पाने के लिए अपने डॉक्टर से नियमित सलाह लेनी चाहिए और डॉक्टर से नियमित मिलना चाहिए। हमारे जीवन शैली के सुधार के बारे में बात करते हैं। बिछाने और ओढ़ने की चादर को नियमित रूप से हर 1 सप्ताह के अंदर 55 से 60 डिग्री गर्म पानी से धोना चाहिए। गद्दे और गलीचे को 3 घंटे से अधिक तेज धूप में रख के सुखाना चाहिए। नमी घटाने के लिए घरों में पर्याप्त हवा का आगमन बनाए रखना चाहिए। कालीन की जगह हमें सख्त फर्श का उपयोग करना चाहिए। हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर से वैक्यूम क्लीनिंग का उपयोगी हो सकती है। एयर कंडीशनर का उपयोग करना चाहिए। कपड़े की खोल वाली सीटिंग को लेदर या बिनाई से बदल लेना चाहिए। गीला पोछा करना चाहिए। उपयुक्त कीटनाशक से तिलचट्टों का सफाया करना चाहिए और अपना खाना ढककर रखना चाहिए तथा कूड़े को जमा नहीं होने देना चाहिए। धन्यवाद।